Hello everyone. I am present with BA Part third year paper first English literature uh, poem part 2 rest 1 Bharatari. So students, come on the text. I would just like to go through this text. So be attentive and attend the class. I will like to carry with the rest stanzas. Alert to see how many faults they find एंड मतलब अपने आप को ऑलवेज रेडी शो करते हैं कि जितना कि वो होते नहीं है एक्चुअली उससे ज़्यादा वो अपने आप को स्पेशल अलर्टनेस के द्वारा अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं कि हाउ इंटेलेक्चुअल दे आर एंड दे आर वैक्स्ड because they fail to grasp the sense or and look at of works conceived for the readers of intelligence and if they are waxed annoyed जब किसी से डिस्टर्ब होता है डिस्ट्रेस्ड होते हैं because they fail to grasp because they fail to understand what the sense they are that the poet says but they don't have some sort of intelligentsia so they always find faults of works conceived they अब दिमाग अपना उन्होंने दिमाग इस तरीके से फॉर्म कर रखा है माइंड को फॉर द रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया अगर वो जो पोइट है उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर उसका अर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उसका मीनिंग नहीं निकाल पाता है तो दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस तो खुद की बीमारी खुद की भी फुलिशनेस है खुद की स्टुपिडिटी है उसको कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं बट दे ब्लेम लाइक दे से दैट कि अ गर्ल हु लेस देन परफेक्ट जो कि इतनी सुंदर नहीं है ऑलवेज ब्लेम्स द रीड द ड्रेस जो कि अपने ड्रेस को हमेशा ब्लेम करती है कि नो नो आई एम to say enough beautiful but my dress is not fit for that one so the poet says that ki it's a very bad टू से दैट कि जो लोग जो भरतरी सच टाइप ऑफ पीपल्स को रास्कल कॉल करता है और वो बोलता है कि दे पीपल इवन कैन नॉट राइट इवन अ सिंगल वर्ड्स और वन और टू लाइन्स अबाउट द पोइट्री बट दे हाउ एवर they always discourage those peoples or to say those poets and try to judge their works though they show themselves steadiness and alertness although they are not such or to say alert or to say the perfect but they are eager to finding as many fault as they can however they feel annoyed जब वो कभी नाराज़गी अपनी अभिव्यक्त करते हैं एंड इट सेज दैट कि जो लोग हैं वो पहले से ही अपना विचार इस तरीके से बना सकते हैं जो एक कल्पना है जो पोइट की जो कल्पना है उसको तो समझ पाते नहीं हैं और ऐसे टाइम में फिर वो क्या करते हैं खुद की फुलिशनेस को तो वो अपने आप को तो अयोग्य मतलब जो है रिप्रेजेंट कर नहीं सकते तो वो अब अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए अपनी बुद्धि को तो दोष देते नहीं है बल्कि उन लोगों के ऊपर जो पोइट्स है उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने इनके अंदर इतनी अच्छी ये इसके अंदर नहीं है इसमें बहुत सारी फॉल्ट्स हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक क्रूप लड़की होती है वो अपनी ऑलवेज पोशाक को दोष देती है यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक जो खराब होता है एक जो जिसको बहुत नॉलेज नहीं होती है वो जो कारीगर है जो हमेशा औजारों को दोष देता है कि वो बोलेगा कि नहीं ये चालू नहीं है ये ख़राब है तो ठीक उसी तरीके से नाचने जाने आंगन टेढ़ा वो चीज़ यहाँ पर जो भरतरी हैं उन्होंने मॉरलिटी के मार्फत कहने की कोशिश की है अब हम नेक्स्ट सिनेमा के अंदर आते हैं जहाँ पर ये बात करते हैं कि ए मैन लिव्स लॉन्ग who lives 100 years, yet half is sleep and half the rest again, old age and childhood. For the rest, a man lives close companion to disease and tears, losing his love, works for others. Where can joy find a space in this short
span. Look at how beautiful these lines are. यहाँ पर जो भरतरी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बात को रखते हैं, जिसमें इस बात को बोलते हैं कि एक मनुष्य का जीवन को अगर हम 100 ईयर्स का एक स्पेन मान लें तो उसके अंदर देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो आधा जीवन अपना सोने में निकाल देता है, चौथाई काम का दोबारा आराम करने में निकाल देता है, बचे हुए जो जीवन है उसमें बचपन और बुढ़ापे के दुख भोगने में निकाल देता है, और शेष वर्षों में वो बीमार रहता है। इसके अलावा जो अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट चले गए उनकी याद में आंसू बहाने में रह जाता है, यानी कि जो प्रियजन को खो दिया है, और बाकी का जो समय बचा है उसमें और लोगों का काम करता है। तो जो खुद के लिए जो जिसको कहा जाए आनंद जो है वो कठिनता से वो ले पाता है। ए मैन लिव्स लॉन्ग हु लिव्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। एक आदमी की जो लाइफ है 100 ईयर्स की होती है, येट हाफ स्लीप, आधा सोने में, मतलब 50 साल तो सोने में निकाल देता है, एंड हाफ द रेस्ट अगेन, और दोबारा से जो बाकी का जो बचा हुआ 50 साल है उसका आधा वो रेस्ट करने में निकाल देता है ओल्ड एज और चाइल्डहुड के अंदर। फॉर द रेस्ट अ मैन लिव्स क्लोज कंपेनियन टू द डिजीज एंड टीयर्स, और बाकी का जो बचे समय है उसमें बीमारियों में निकाल देता है और उनके आंसू बहाने में निकाल देता है। लूजिंग हिज लव, जो अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को उसने खो दिया है उसमें निकाल देता है, और बाकी का जो बचा हुआ वर्क है वो अदर्स के लिए काम करने में निकाल देता है। सो ही सेज दैट कि इट इज़ क्या ये जीवन है, तो उसके लिए बोलता है कि वेयर कैन जॉय फाइंड अ स्पेस इन द शॉर्ट स्पेन। अब मेरे समझ में नहीं आता कि इतना कम समय में वो जो बचा हुआ अल्प समय है, वेरी शॉर्ट जो टाइम उसके पास रखा हुआ है, बचा हुआ है, उसमें वो किस तरीके से अपने जो लाइफ है उसको निकालेगा। एंड आगे बोलता है कि डू नॉट गो। अब द सिक्स जो स्टैंड जाता है उसकी बात करते हैं, तो इस तरीके से मतलब वो अपना पूरी अभिव्यक्ति कर देते हैं इसके अंदर कि जो छोटा सा टाइम बचा अब उसमें अपना जो जीवन है उसको बिताना है। सो अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ है उसका ये जो फर्स्ट लाइन है, डू नॉट गो आई कुड से बट दिस इज अनऑस्पिशियस। अब यहाँ पर एक पति पत्नी के बीच में एक बहुत सुंदर वार्तालाप है जिसके अंदर भरतरी अपनी पत्नी से परमिशन चाहता है कि आई वांट टू लिव द सोसाइटी बिकॉज ही सेज दैट कि मैंने शुरुआत में तो नीति शास्त्र को पढ़ा जहाँ मॉरलिटी की बात करते हैं, और उसके बाद मैंने श्रृंगार ब्यूटी लव को पढ़ा, और उसके बाद में अब उनको विमोह हो गया है, जस्ट वांट टू लिव। सो यहाँ पर 6 जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे, और उसके अंदर जो है वो भरतरी और रानी पिंगला के बीच का एक वार्तालाप है जो कि यहाँ पर आने वाला है, जिसके अंदर देखिए किस तरीके का एक जो कहा जाता है कि भर्तृहरि अपने समय में बहुत ही गुणवान ज्ञानवान कवि, मॉरलिस्ट, स्कॉलर, सब कुछ था, और उन्होंने निश्चित रूप से एक प्रेम के रूप में अपनी पत्नी को भी पाया जो कि पिंगला के रूप में उनको पत्नी मिली। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो पिंगला थी वो भी उनके लिए एक अच्छी साबित नहीं हो पाई, और उस बात को उन्होंने इस तरीके से रखा कि वो अपने आप को कमज़ोर और निरा एक ऐसा व्यक्ति, एक खोया हुआ, अपने आप को ठगा हुआ उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद में अब जो ये लास्ट 6 लाइन्स है जो कि वैराग्य की बात करते हैं उसके अंदर यहाँ पर आ जाता है, डू नॉट गो आई कुड से बट दिस इज इन ऑस्पिशियस। अब यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को छोड़ करके वन में जा रहे हैं, यानी कि जो भरतरी हैं अब रानी पिंगला से परमिशन चाहते हैं कि आई जस्ट वांट टू लिव दिस होम। तो अब देखिए पहले मैं इस टेक्स्ट को पढ़ देता हूँ। डू नॉट गो आई कुड से बट दिस इज इन ऑस्पिशियस, ऑल राइट गो इट्स अ loveless things to say. Stay with me is imperious. Do do as you wish. Suggest cold indifferences. And if I say I will die when you are gone, you might, or to say, might not believe me. Teach me, my husband, what I ought to say when you go away. सो इट्स ए वंडरफुल, एक कॉन्फ्लिक्ट है जो एक पत्नी के दिमाग में चल रहा है। पति बाहर जा रहा है, पत्नी उनसे क्या कहे, उसकी अपनी पीड़ा है। सी जस्ट वाना टू अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, और वो कह रही है कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। जहाँ पर वो बोलती है कि डू नॉट गो, अब वो अपने पति को बोलते हैं प्लीज़ मत जाइए, बट मैं कैसे कहूँ, आई कुड से बट
दिस इज इनऑस्पिशियस, ये अशुभ बात होगी। आप एक ज्ञान की खोज में जा रहे हो और अगर मैं आपको रोकती हूँ, मैं कहूँ कि मत जाइए, तो आई कुड से, तो ये एक अनएथिकल होगा, एक अच्छी बात नहीं होगी। अब उसके बाद में ये बात बोलते हैं, नेक्स्ट जो इसकी बात बोलते हैं कि ये ऑल राइट गो, ऑल राइट गो इज ए लवलेस थिंग्स टू से। और अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है आप जाइए, तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि मेरा आपके प्रति प्रेम कम है, आई डोंट हैव लव, और देर इज़ नो बॉन्डिंग इन आवर रिलेशनशिप। और अगर मैं कहूँ कि स्टे विथ मी, मेरे साथ रुकिए, तो ये एक इम्पेरेटिव हो जाएगा, एक इम्पेरेटिव हो जाएगा, एक आदेशात्मक हो जाएगा। डू एज यू विश सजेस्ट, और यदि मैं कहूँ कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, तो फिर क्या हो जाएगा? इट्स अ कोल्ड इंडिफरेंस। कोल्ड इंडिफरेंस मतलब कि इम्पैसिव हो जाएगा, मतलब पैसिव हो जाएगा कि मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी तरीके का, आपको जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुकिए। एंड इफ़ आई से आई विल डाई, और अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर आप गए तो मैं मर जाऊंगी, वेन यू आर गॉन, जब आप चले जाओगे मैं मर जाऊंगी, हाँ, देन यू माइट और माइट नॉट बिलीव, आई थिंक हो सकता है यू मे बिलीव और यू मे नॉट बिलीव। टीच मी, आई एम जस्ट टू से कि स्टगनेटेड, मेरे दिमाग में कुछ विचार नहीं आ रहा है कि टीच मी, मुझे बताइए माई हस्बैंड व्हाट आई और टू से, मुझे क्या कहना चाहिए व्हेन यू गो अवे। सो द पोइट इज वंडरफुली डिपिक्ट्स हेयर अ ब्यूटिफुल, जिसको कहा जाए पोइम, जहाँ पर ये बात बोलते हैं कि जो स्टेंजा है, इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। भर्त रिप्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ अ वाइफ at the time or to her husband's departure. The wife is distressed at the probability of her husband's parting. The wife can tell her husband not to go, but that appears inauspicious. ये अच्छी बात नहीं होगी। If she says that all right go, that shows that the lack of love, कि उनके बीच में किसी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है। If she says that don't go, then it's an imperative, it's an to say something, there is an order। Again I express do as you wish, agar I to say do whatever you like, that suggests that there is a cold indifferences, there is a passiveness between the relationships. She don't care of him, or she had nothing to do with him. Another option for her to say I will die, the second last one, she said that ke, I will die when you go out, but it's quite probable that you may or you might not believe uh, on her. Ultimately, she asked her husband to teach her, tell me what to say when he is departing। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो ये जो लास्ट पंक्ति है, लास्ट जो स्टेंजा है, बहुत ही एक इंटीमेट स्टोरी है, घनिष्ठ एक लव अफेयर जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। भरतरी जो अपने मतलब अपने घर को लीव करता है, तो अपनी रानी पिंगला और भरतरी के बीच का एक संवाद है, जिसमें अब इस समय जो पिंगला है, उनकी पत्नी है, वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर है। विदाई का समय है, रोक सकती नहीं, क्योंकि अगर रोकेगी तो वो एक गलत बात होगी। अब समझ नहीं आता, पति जो पत्नी है अपने पति को जाने के लिए कह नहीं सकती, किंतु अगर वो कहे कि आप जाइए तो ये अपशकुन होगा। और यदि वे कहती है कि न जाओ, मेरे पास ठहर जाओ, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेम की ठीक है जाओ, तो ये होगा कि प्रेम की कमी होगी। और वो कहे कि नहीं न जाओ, ठहर जाओ मेरे पास, तो ये एक आदेशात्मक होगा। वो अब पुनः ये अभिव्यक्ति है कि आप जैसा चाहो वैसा करिए, तो भाव शून्यता को रिप्रेजेंट होगा, उदासीनता को अभिव्यक्त करेगा, मानो कि वो उसकी परवाह नहीं करती। और दूसरा उसके लिए विकल्प है कि अगर तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तो निश्चित रूप से ये बात संभव है नहीं, और वो उसके ऊपर विश्वास करेंगे नहीं। अंत में पति से ही पूछने की कोशिश करती है पिंगला कि अब आप ही बता दीजिए मेरे प्रभु कि मुझे क्या करना है। एंड
आप चले जाओगे तो उसके बाद में मेरा क्या होगा और मैं किस तरीके से आपसे क्या रिप्लाई चाहूँगी। तो उसमें जो पिंगला है उनका बहुत ही एक की कर्तव्य विमूढ़ कि व्हाट सिस डू सी इज़ टू से कि वो अपने आप को पूरी तरीके से कमज़ोर पाती हैं। तो ये एक ऐसी एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा हो जाता है। यद्यपि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता, दिस सीन कैन नेवर कुड नेवर बीन अकर्ड इफ जो पिंगला हैं वो किसी तरीके का उनके साथ में एक विश्वासघात नहीं करती, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉन्डिंग, आपके विश्वास, आपका लव के बीच में कहीं पर एक बार एक सम शॉर्ट ऑफ एंड टू से कि एक डाउट का अगर सिचुएशन आ जाती है, तो वो आपका जो रिलेशंस हैं, आपका जो संबंध है, उनको फॉरएवर के लिए कोलैप्स कर देते हैं। तो यहाँ पर यही होता है कि जो राजा भरतरी हैं वो अपने से ज़्यादा लव अपनी रानी पिंगला को करते हैं। एंड इट इज़ सेड दैट कि अब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि मॉरली कौन स्ट्रांग है, बट इट इज़ सेड दैट कि एक बार उनके राजा जो राज्य जो था उज्जैन का, उसमें एक जो शार्लेट है, वेश्या है, वो उसको एक अमरफल किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कि अगर आप इसको लेंगी तो आप अमर हो जाएंगी। तो इस समय जो सबसे सुखी राज्य जो था वो यहाँ पर उज्जैन का था। तो उसमें वो उसने सोचा कि मेरा तो, जो शार्लेट है उसने सोचा कि मेरा तो जीवन वैसे ही खराब है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो अमर रहना ही नहीं है। तो ये एक ऐसे सद व्यक्ति को दूँ जिससे कि वो अमर रहे। तो वो उस जो एक फल है जो कि हमेशा इमॉर्टल बना देता है किसी व्यक्ति को, तो उसने ले जाके राजा को दे दिया कि राजा ये जो अमर फल है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब राजा को जब दे दिया तो राजा को लगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में प्रेम करता हूँ तो मैं मेरी पत्नी से करता हूँ, तो मैं मर जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मरनी चाहिए। वो अपनी पत्नी को उस अमर फल को दे देता है लास्ट में। सॉरी, जब पत्नी को दे देता है तो पत्नी भर्तरी से कहीं ज़्यादा प्यार अब एक सेनापति को करती हैं। और वो बोलती है कि अगर मैं जीवित रह गए तो क्या करूँगी, जिसको मैं प्यार करती हूँ मैं उसको ये दे देती हूँ। तो वो सेनापति को फल दे देती है। और उसके बाद में सेनापति को जब फल देते हैं तो सेनापति सोचता है कि यार मैं जीवित रह के क्या करूँगा, उस शार्लेट को दे देता हूँ, उस वेश्या को दे देता हूँ, ताकि क्योंकि उसका वहाँ पर आना जाना होता है तो उसको वहाँ पर दिया दिया जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो ही नारियल जो है दोबारा लौट करके राजा के पास में आ जाता है। सो इट्स ए बिग थिंग, जो कि फिर लगता है कि यार ये नारियल जो मैंने मेरी पत्नी को दिया था, बाद में राज खुलता है और वो सारी चीज़ निकल करके आती है जो इस बात को बताती हैं। तो वहाँ पर एक के बाद एक जो विश्वासघात होता है उससे फिर जो भरतरी है उनका विमोह हो जाता है जीवन के प्रति। इसीलिए उन्होंने नीति शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र और वैराग्य शास्त्र लिखा, 3 पार्टों में उसको लिखा। और इसके अंदर उसी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि जिसके ऊपर अपनी जान से ज़्यादा बिलीव किया, फीत किया, वो किसी और पे ज़्यादा बिलीव करती है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है। और वो अपने घर को छोड़ करके फॉर एवर के लिए यहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ द complete explanation of this poem. Till then, bye bye, all the best.